साथ आए हैं। इसके पहले मैंने आपको नदियां पढ़ा ली हैं, नदियां शुरू हो गया है टॉपिक, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, मैंने पहले ही बताया था। तो नदियों मैंने उद्गम, समापन और बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बता चुकी हूँ। अब अगला क्वेश्चन आता है नदियों के द्वारा जो सिंचाई होती है। तो अभी मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो है आपका मध्य प्रदेश में सिंचाई। अच्छा, एक टॉपिक होता है मध्य प्रदेश में परियोजनाएं, मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजनाएं, जिन्हें हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से भी जानते हैं कई बच्चे। और एक होता है सिंचाई। तो कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, आज भी कई बच्चों को अगर हम सिंचाई के बारे में कहें तो वो सोचते हैं परियोजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। सबसे पहले ये समझो, सिंचाई अलग टॉपिक है, इससे रिलेटेड अलग क्वेश्चन बनता है, और जो परियोजनाएं हैं वो टॉपिक अलग है, उससे नदी घाटी परियोजनाओं से अलग बनता है। कैसे, इसे समझना ध्यान से। जैसे हम कहें सिंचाई क्या है, तो अगर हम अलग अलग माध्यमों से खेतों में जल की आपूर्ति करते हैं, मतलब अलग अलग माध्यम क्या हो गए, तालाब हो गया, नहरें हो गई, कुएं हो गए, नलकूप हो गए, नाले हो गए, क्लियर है, छोटे छोटे जो पोखरे होती है, उनसे अगर हम खेतों में पानी की आपूर्ति करते हैं तो वो क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। इसके अलावा नदी घाटी परियोजनाएं क्या कहलाती हैं, तो नदी घाटी परियोजनाएं, कोई भी नदी घाटी परियोजना एक उद्देश्य को लेकर बनती है, और उसके कई उद्देश्य भी हो सकते हैं। हाँ, उसका एक उद्देश्य होता है सिंचाई, क्लियर है। नदी घाटी परियोजनाओं का एक बहुत ही छोटा पोर्शन क्या सिंचाई हो सकता है, लेकिन सिंचाई अपने आप में एक बड़ा पोर्शन भी है। अब जो नदी घाटी परियोजना, उसमें बांध पड़ते हैं, कब बना, कहाँ वो बांध है, ठीक है, उसके उद्देश्य क्या क्या है, केवल सिंचाई करना है, नहीं, मछली पालन भी उद्देश्य हो सकता है, बाढ़ नियंत्रण भी उद्देश्य हो सकता है, वहां स्पेशल जो सिंचाई है वो भी उद्देश्य हो सकता है। तो उद्देश्य उसके कई होते हैं, वो अलग एक पोर्शन होता है, कितनी उसमें मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका नदी घाटी परियोजना है। हम आज किसकी बात करने वाले हैं, मध्य प्रदेश में सिंचाई। तो आपको मैं समझती हूँ सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाओं में अंतर क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर, जिसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश में सिंचाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंचाई। तो सिंचाई होती क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया। याद रखना, भारत कैसा देश है, कृषि प्रधान। कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है, याद रखना। अगर हमें कृषि करनी है, फसलों को उगाना है, तो ये बताओ बच्चों सबसे पहले कि मिट्टी में किस चीज का होना आवश्यक है। जनरली सब कहेंगे किसका होना आवश्यक है, उर्वरक का होना आवश्यक है, जिसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर क्या, अच्छा मिट्टी में फर्टिलाइजर में फसल उगाई जा सकती है, नहीं, पानी की आवश्यकता होती है। तो जब मिट्टी में नमी होगी तभी क्या होगा, मिट्टी में फसल उगाई जाएगी। क्या एक ही प्रकार की नमी, नहीं, नमी का परसेंटेज क्या होता है, अलग अलग होता है हर एक एरिया में। तो हमारे मध्य प्रदेश में क्या हमेशा बारिश होती है, नहीं, हमारे यहाँ कौन सी बारिश होती है, मानसूनी बारिश होती है सबसे ज्यादा। मानसून केवल कितने महीने होता है, 4 महीने होता है, हाफ जून से लेकर सितंबर तक चलता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हमारे यहाँ बारिश होती है, तो नहीं, हमारे यहाँ ऐसी लगातार बारिश नहीं होती। अब इससे बचने, जब बारिश नहीं है तो मौसम कैसा है, शुष्क और अर्ध शुष्क मौसम होता है। तब हमारे यहाँ पानी, जो मिट्टी में नमी की क्या होगी, कमी। तो इस नमी की कमी को विभिन्न माध्यमों से हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं, और यही चीज क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। तो सिंचाई समझ गए होंगे। आगे आते हैं, सिंचाई का महत्व क्या है, ठीक है। तो सिंचाई का क्या महत्व है, ध्यान से समझना। हमारे भारत में मानसूनी जलवायु है, मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु है, हमारे यहाँ 4 महीने होगा बारिश। तो तापमान क्या होगा, अलग, तापमान कैसा होगा, उच्चावच होगा, असमानता होगी। तापमान की असमानता होने के कारण अब हमारे यहाँ किस चीज की आवश्यकता है, पानी कहाँ से लाया जाए। तो हम इन सिंचाई परियोजनाओं को चलाते हैं। तो ये हुआ उसका क्या महत्व। भारत कैसा देश है, कृषि प्रधान। तो ये सिंचाई परियोजनाएं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है वर्गीकरण। तो जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, इनका हमें क्या करना है,
वर्गीकरण करना है। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ सिंचाई परियोजना आती किसके अंतर्गत है? तो याद रखना, सिंचाई परियोजनाएं जो होती हैं सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आती हैं। जल संसाधन विभाग का जो स्थापना है वो हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि जो जल है उस पर क्या सामान्य नागरिक का अधिकार है? तो ऐसा नहीं है। अगर कोई बांध बना है तो उस पर एक सामान्य नागरिक का अधिकार नहीं होता। जल पर शासन का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है जल पर? शासन का। याद रखना, मध्य प्रदेश में एक सिंचाई अधिनियम बनाया गया, सिंचाई अधिनियम 1931। कौन सा? सिंचाई अधिनियम 1931। तो मध्य प्रदेश के सिंचाई अधिनियम 1931 में की एक धारा है 26(a)(4) के अंतर्गत जो जल है उस पर किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है। यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगर हम कहें सिंचाई परियोजनाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में। बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। आप समझते हैं बृहद सिंचाई परियोजना। जो बृहद सिंचाई परियोजना है क्या है? 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर अगर सिंचाई हो रही तो बृहद सिंचाई परियोजना है। इसके अंतर्गत जोगट परियोजना, महेश्वर परियोजना, चंबल परियोजना, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये आएंगी। मध्यम सिंचाई परियोजना क्या है? मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच जो भूमि है उस पर सिंचाई होगी। वो कौन सी है? मध्यम सिंचाई परियोजना है। इसके अंतर्गत भावसा, इसके अलावा कैथ, छीता खुदरी, ये परियोजना आती है जो मध्यम सिंचाई परियोजना। कितने हेक्टेयर भूमि? 2000 से 10,000। अगला आता है लघु सिंचाई परियोजना। तो लघु सिंचाई परियोजना मतलब अगर 2000 हेक्टेयर से कम की भूमि पर सिंचाई हो रही है तो वो कहलाती है आपकी लघु सिंचाई परियोजना। जैसे क्या है? कोटेश्वर परियोजना जो है वो लघु सिंचाई परियोजना है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका मध्य प्रदेश में सिंचाई की परियोजनाओं का विकास कैसे, कब से हुआ, विकास का जो क्रम है वो कैसे शुरू हुआ। तो मध्य प्रदेश में वैसे कहा जाए तो 1905 में ग्वालियर में ही स्वतंत्रता के पहले, ग्वालियर में जो मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं चल रही थी, ग्वालियर में जो सिंधिया परिवार है उसे आप जानते हैं, इन्होंने ग्वालियर में सिंचाई परियोजनाएं चलाई थी। मतलब पहली बार जो सिंचाई विभाग की स्थापना हुई थी वो किसने करवाई थी? सिंधिया परिवार ने करवाई थी। पहली बार सिंचाई परियोजना, सिंचाई विभाग की स्थापना किसने करवाई? पहली बार स्वतंत्रता के पहले सिंधिया परिवार ने करवाई। कब करवाई? 1905 में करवाई। तो हमारे मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना बहुत पहले से चल रही है। लेकिन इसके बाद 1927 में, ये भी स्वतंत्रता के पहले की परियोजना है, 1927 में इसे और ज्यादा विकसित किया गया। ठीक है? 1927 में मुरैना में पहली बार एक बृहद सिंचाई परियोजना चली जिसका नाम क्या था? पगारा परियोजना था, जो कब चली? 1927 में चली। इसके बाद 1933 में चली, जैसा आपको दिख रहा है 1933 में रायसेन में पलकमती परियोजना चली। इसके अलावा 1936 में बालाघाट में एक मुस्म नाला परियोजना चली, सिंचाई परियोजना, जिसमें सिंचाई के टैंकों का निर्माण किया गया, बड़े बड़े टैंक बनाए गए, उनके माध्यम से क्या किया गया? सिंचाई। और इसके अलावा 1940-44 के बीच बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं चली, जिसमें हरली, तिगरा बांध आ जाता है, शाक आसन परियोजना आ जाती है, कावेतो परियोजना। ये सारी परियोजना 1940 से 1944 के बीच चली। इसके अलावा अभी भी कई योजनाएं बनी हैं, तो कई सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई हैं, बृहद, लघु और मध्यम। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र। तो भाई ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है? मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश में हमने सिंचित क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र को। एक आता है आपका उच्च, मध्यम, अल्प और न्यून। कितने हो गए? उच्च सिंचित क्षेत्र, मध्यम सिंचित क्षेत्र, अल्प
सिंचित क्षेत्र और न्यून सिंचित क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। जो उच्च सिंचित क्षेत्र है ये सबसे अधिक है 40%। कितने परसेंट है? 40%। इसके बाद इसके पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा लाभान्वित जिले कौन से हैं। तो याद रखना उच्च सिंचित क्षेत्र के सबसे ज्यादा लाभान्वित जिले हैं आपके ग्वालियर और मुरैना। ठीक है। अगला आता है मध्यम सिंचित क्षेत्र, ये है 35% भाग पर। अब इसके जो जिले हैं लाभान्वित वो कहे हैं भिंड और बालाघाट। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है, याद रखना, सिंचित क्षेत्र में। आगे आता है अल्प सिंचित क्षेत्र में कितने प्रतिशत? 15% है ये। कितने प्रतिशत? 15%। इसमें 2 जिले लाभान्वित हैं, होशंगाबाद उज्जैन और इंदौर। इसमें ये सबसे ज्यादा लाभान्वित जिले हैं। अगला आता है न्यून सिंचित क्षेत्र। तो न्यून मतलब 10% से भी कम या 10%। ठीक है। इस क्षेत्र में सबसे न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है ये पूछा जाता है। सबसे न्यूनतम सिंचित जिला तो वो कौन सा है आपका? डिंडोरी सबसे न्यूनतम सिंचित जिला है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका सिंचाई के साधन कौन कौन से मध्य प्रदेश में। देखिए बहुत ही कॉमन पोर्शन है, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही इजी पोर्शन है। मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन, तो मध्य प्रदेश में सिंचाई के कितने साधन हैं? सिंचाई के साधन में नलकूप आ जाता है, कुएं आ जाते हैं, तालाब आ जाते हैं, नहरें आ जाती हैं, अन्य साधन पोखर वगैरह आ जाती हैं। तो ये क्या है आपके मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन। अच्छा, अगर पूछा जाए सर्वाधिक सिंचाई मध्य प्रदेश में किस साधन से होती है, तो याद रखना सबसे ज्यादा हमारे मध्य प्रदेश में कुओं से खेती होती है, दूसरे नंबर पर नहरें आती हैं, तीसरे नंबर पर आता है तालाब। ठीक है। अगर परसेंटेज वाइज पूछा जाता है तो कुओं और तालाब से 66.48% क्या होती है, प्रतिशत क्षेत्रफल पर क्या होती है? सिंचाई होती है। नहरें और नलकूप 21.12% क्षेत्र पर ही क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। अन्य साधन जैसे पोखर वगैरह जो होती हैं तो वो 12.40% ही क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको नहीं पता नहरें क्या होती हैं तो ध्यान से समझना, नहरें आखिर हैं क्या। ठीक है। नहरें क्या है? तो जब भी कोई नदी, ठीक है, जैसे आपका मैंने ये मध्य प्रदेश का मैप बनाया, ये है मैप। हम बना लेते हैं क्या? चंबल नदी। चंबल नदी पर भी नहरें निकली हैं, याद रखना है ना। ये मैंने बना ली कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी में अब ये चंबल नदी 2 राज्यों से होकर निकली है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो राजस्थान में नहरें गई हैं और कुछ नहरें मध्य प्रदेश में भी गई हैं। किसकी? चंबल नदी। क्लियर है कि नहीं है? तो नदी के द्वारा आपने देखा होगा खेत में जब एक बहुत ही विस्तृत खेत है और कुआं एक होता है तो क्या वहां पूरे खेत में पानी नहीं जाता? जाता है। कैसे जाता है? उसमें मेड़ या नालियां टाइप की बना दी जाती है, जो भी हो, और उसमें बीच में से क्या जाता है? पानी। सेम उसी के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश या पूरे भारत में क्या बनाई गई है? नहरें बनाई गई हैं। एक नदी होती है, एक बड़ी नदी है, बड़ी नदी में क्या होगा? बहुत सारी क्या निकाल दी जाएंगी? नहरें निकाल दी जाएंगी और वो नहरों का क्या होता है? एक लंबाई होती है, वहां सारे जो खेत उसके आसपास होते हैं वो सिंचित किए जाते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जो कौन सा है? नहरें हैं। अगला टॉपिक पढ़ते हैं। नहर क्लियर है? मैंने जो डायग्राम में आपको बताया नहर क्या होती है, कैसे जाती है। अब शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नहरें हैं, तो सबसे पहले आती है आपकी बैनगंगा नहर। तो बैनगंगा नहर का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है बैनगंगा नदी पर। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ बैनगंगा नदी का उद्गम कहाँ है, समापन कहाँ है, लंबाई कितनी है। आंसर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके। बैनगंगा नदी कहाँ से निकली है? तो कौन सी नहर पढ़ रहे हैं? बैनगंगा नहर। बैनगंगा नहर का निर्माण 1923 में हुआ और जब इसका निर्माण हुआ तो ये 45 किलोमीटर लंबी नहर थी। इसके बाद 35 किलोमीटर लंबी 2 और नहरें इस बैनगंगा नदी पर बनाई गई हैं। इस नहर के द्वारा लगभग 4000 हेक्टेयर, कितना? 4000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया जा रहा है। अगली नदी, हाँ, इसके जो लाभान्वित जिले हैं, मध्य प्रदेश का बालाघाट है और महाराष्ट्र का भंडारा जिला
जिला भी इन नहरों के द्वारा लाभान्वित है। किस नहर के द्वारा? बैनगंगा की नहरों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगली नहर आती है आपकी बारना नहर आती है। यह नहर जो है बारना नहर बारना नदी पर बनी हुई है। बारना नदी किसकी सहायक नदी है? तो बारना नदी नर्मदा की सहायक नदी है। याद रखना, जो बारना नदी निकली है वो कहाँ से निकली है? वो निकली है आपके भोपाल से और कहाँ आई है? नर्मदा नदी में मिल गई है। आपको पता है नर्मदा नदी होशंगाबाद से जाकर हरदा से जाकर निकलती है। आगे बढ़ते हैं। तो जो ये बारना नहर है ये 1.6 किलोमीटर एक पतले से खड्ड से होकर गुजरती है। कौन सी नहर है? बारना नहर। कितने? 1.6 किलोमीटर एक पतले से खड्ड से होकर निकल रही है। क्लियर है कि नहीं है? और इससे दो और छोटी छोटी नहरें निकली हुई हैं। अगली नहर आती है हलाली नहर। हलाली किस नदी की सहायक नदी है? ये आपको कमेंट में बताना है। मैंने पहले वीडियो में बताया है। तो हलाली जो नहर है वो हलाली नदी पर बनी हुई है। यह जो नहर है यह 771 किलोमीटर है। कितनी है? 771 नहीं 761 किलोमीटर लंबी नहर है। कौन सी? हलाली नहर है। यह नहर 1968 में बनाई गई। कब बनाई गई? 1968 में। इस नहर के द्वारा दो जिले बहुत ज्यादा लाभान्वित हैं, वो है विदिशा और रायसेन। अब आप समझ गए होंगे हलाली किस नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। अगली नहर है आपकी तवा नहर। कौन सी नहर है? तवा नहर है। तवा नहर, अब तवा नदी कहाँ से निकली है ये भी मैं बता चुकी हूँ, होशंगाबाद से निकली है। ठीक है, तो तवा नहर तवा नदी पर है। तवा नहर की कुल लंबाई 197 किलोमीटर है। लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को ये सिंचित करती है। कौन सी नदी? कौन सी नहर? तवा नहर। ये जो नहर है ये होशंगाबाद जिले को सिंचित करती है। सबसे ज्यादा लाभान्वित वो जिला है, कौन सा है? होशंगाबाद। याद रखना, ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला कौन सा है, कितने लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगली नहर है चंबल नहर। कौन सी? चंबल। तो यह नहर जो है वो चंबल नदी पर बनी हुई है। चंबल नहर याद रखना, जो चंबल नदी पर नहर बनी है, मैंने इसके पहले भी आपको क्या बताया था, मैप बताया था, है ना। तो चंबल नदी ये आपको दिख रहा होगा, मैप बना रही हूँ, छोटा सा मैप बना रही हूँ मैं आपको, है ना। ये है जो चंबल नदी है, इंदौर की कहाँ से निकली है? जानापाव पहाड़ी से, और फिर राजस्थान, और फिर मध्य प्रदेश, और फिर यूपी में ये यमुना से मिल गई है। तो चंबल की जो दाई ओर की, कहाँ की, चंबल की जो बाई ओर की नहरें हैं वो राजस्थान को लाभान्वित कर रही है। दाई ओर की नहरें किसे लाभान्वित कर रही है? दाई ओर की नहरें कर रही है मध्य प्रदेश को लाभान्वित। याद रखना, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, श्योपुर ये जिले किससे लाभान्वित हैं? आपके चंबल नहर से लाभान्वित हैं। अब जब यह चंबल नहर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में आती है, कहाँ आती है? मुरैना नहीं, श्योपुर जिले में। जब यह नहर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आती है तो ये दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक कहलाती है इसकी अंबाह शाखा। कौन सी कहलाती है? एक कहलाती है अंबाह शाखा, और दूसरी क्या कहलाती है? मुरैना शाखा। तो कहाँ से आई? यहाँ ध्यान देना आप, ठीक है। ये चंबल नदी है, तो यहाँ से शुरू की इसने, कहाँ एंट्री की इसने? श्योपुर से ये आई, तो इसने कितनी धाराएं कर ली? 2 धाराएं बना ली। एक क्या कहलाएगी? अंबाह शाखा, अंबाह नहर कहलाएगी, और दूसरी क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी मुरैना नहर, और ये कहलाएगी अंबाह नहर। क्लियर है कि नहीं? मुरैना और अंबाह नहर, ये कौन सी शाखा गई है? श्योपुर से जो आई है वो शाखा है। याद रखना, इसकी जो लंबाई है वो है 179 किलोमीटर, और इसकी जो लंबाई है वो है 56 किलोमीटर इस नहर की। इसके अलावा एक छोटी सी नहर मऊ नहर भी निकली है। कौन सी निकली है? इसी के अंतर्गत एक और नहर निकली है जो है मऊ शाखा या मऊ नहर निकली है। ये 177 किलोमीटर है। ये नहर कितनी है? 177 किलोमीटर में फैली हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से कौन कौन से जिले लाभान्वित है? तो श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, ये इसके क्या है? लाभान्वित जिले हैं। अब ये जो नहर है ये लगभग 2.5 लाख एकड़, कितना?
एकड़ नहीं, हेक्टेयर भूमि पर क्या कर रही है, हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर रही है। तो क्या हुई ये नहरें। अब हम किस पर आते हैं, तालाब। तो आप तालाब को पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में प्राचीन काल से ही तालाबों का निर्माण होता आया है। चंदेल शासकों ने खजुराहो में तालाबों का निर्माण करवाया। इसके बाद सरकार ने तालाब जोड़ो परियोजना शुरू की। कहां से शुरू की, पूछा जाता है। तालाब जोड़ो परियोजना कहां से शुरू होती है, शुरू की गई मध्य प्रदेश में, तो वो टीकमगढ़ जिले से शुरू की गई। अगर पूछा जाता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाब से जो सिंचाई है वो कहाँ होती है, तो वो होती है बालाघाट और सिवनी जिले में सर्वाधिक तालाब से सिंचाई की जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा 2007-08 में तालाब निर्माण योजना बनाई गई, जिससे जो किसान हैं वो अपने खेत में एक तालाब का निर्माण करके सिंचाई कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये हुआ आपका तालाब का पोर्शन। अब अगला आता है कुएं। तो याद रखना, मैंने बताया सर्वाधिक जो हमारे मध्य प्रदेश में सिंचाई हो रही है वो सबसे ज्यादा किससे हो रही है, कुओं से हो रही है। और जो कुओं का एरिया है वो है पश्चिमी मध्य प्रदेश। पश्चिमी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो सिंचाई है वो किससे होती है, कुओं के द्वारा। इसके अलावा अन्य सोर्स भी हमारे मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए उपयोगी हैं। अन्य सोर्स जैसे जो पोखर हो जाती हैं, नाले हो जाते हैं, उनसे भी क्या हो रही है, हमारे मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो इस क्वेश्चन का आप आंसर चुटकियों में देंगे। तो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नहरों तालाबों द्वारा कितने प्रतिशत क्षेत्र पर सिंचाई की जा रही है। ऑप्शन है 21.20%, दूसरा 21.12%, तीसरा 21.40% और चौथा है 21.13%। चलिए, तो आप इसका आंसर दीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। जो भी अब एग्जाम निकलेंगे उसमें आपका सिलेक्शन पक्का है। मिलते हैं अगली वीडियो में।